Hello everyone. Today we will discuss about chemotherapy. So in chemotherapy we will discuss about antibiotics, their classifications and their mechanism of action. So let's start with chemotherapy and antibiotics. So first of all, the definition of antimicrobial agent. जो आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं, नाम से पता लग रहा है एंटी माइक्रोबियल मीन्स जो आपके पैथोजेंस होते हैं जो उनके अगेंस्ट आपके काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, या तो किल कर देंगे या फिर ये इनहिबिट करेंगे इन जो आपके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं। तो इनको दो तरीके से ये काउंटर करेंगे, या तो किल कर देंगे या फिर इनहिबिट कर देंगे। मतलब या तो साइडल एक्शन होगा या फिर स्टैटिक एक्शन होगा। तो इसमें आपके यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, रेफर्स टू एंटीमाइक्रोबियल एजेंट रेफर्स टू ऑल न्यूट्रल सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक सब्सटेंसेस एबल टू किल और इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रिगार्डिंग। तो इसमें आपके ये एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं या फिर आपके कोई और एजेंट्स भी हो सकते हैं विच कैन किल द माइक्रोब्स। तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स दीज आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबल टू किल और सप्रेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट लो डोजेज और कंसनट्रेशन। मीन्स ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। और ये क्या करेंगे, किल एंड सप्रेस जो दूसरे जो पैथोजेंस होंगे उनको ये तो या तो किल कर देंगे या फिर इनको रोक देंगे, सप्रेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लो डोज एंड कंसनट्रेशन। इसका एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स से, जैसे पेंसिलिन हो गया, सिफालोस्पोरिन हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो गया। तो दीज आर द एंटीबायोटिक्स। तो नेक्स्ट है आपका जो डेफिनेशन है वो है आपकी कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इट मीन्स द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंट सेल्स। मीन्स जो आपके सिस्टमिक इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है सिस्टमिक इन्फेक्शन, उसको ये ठीक कर सकते हैं। जो आपकी ये जो ड्रग यूज़ होती है कीमोथेरेपी में, तो कीमोथेरेपी एक तरह से आपकी ट्रीटमेंट है। इसमें बहुत सारे आपके एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं, एंटी कैंसर एजेंट यूज़ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन होगा उसको ये ठीक कर सकते हैं। और दूसरा मैलिग्नेंट सेल्स मीन्स कैंसर सेल्स, उनको भी ये ठीक कर सकते हैं, उनको ये किल कर सकते हैं और आपका जो कैंसर है वो क्योर हो सकता है। तो ये आपका कीमोथेरेपी के ही अंडर आता है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ जो आपके एंटीबायोटिक्स है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन बहुत तरह से इसकी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यहाँ पे लिखा है मैंने ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर नेक्स्ट है आपका जैसे यहाँ पे मैंने सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखे हैं, तो हम एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। मीन्स जो आपकी सेल वॉल होगी कोई भी माइक्रोब्स की, उसको ये जो सेल वॉल की जो सिंथेसिस हो रही है उसको ये इनहिबिट कर देंगे। तो इनको इसलिए सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर बोला जा रहा है इनको। मतलब कोई भी एक बेसिक कंपोनेंट होगा सेल का, कोई भी माइक्रोब्स का। यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ इस तरह से, कोई बेसिक कंपोनेंट है सेल का, कोई भी बेसिक कंपोनेंट है सेल का, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे आपके, जैसे आपका ये बेसिक कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ये कोई बेसिक कंपोनेंट है। जैसे सेल वॉल, ये आपकी सेल वॉल है। तो ये क्या करेंगे, ये कोई माइक्रोब्स है तो ये इसकी सेल वॉल है बाहर की। तो
ये क्या करेंगे, जो आपकी ये माइक्रोब्स की जो सेल वॉल है, इसी को ही एक तरह से इसकी स्टेबिलिटी को बिगाड़ देंगे। सेल वॉल की एक प्रॉपर सिंथेसिस होती है तो वो नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, तो इसलिए इनको सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर भी बोला गया है। तो इसमें जो एग्जांपल है आपके रिस्टोस्टेटिन, बैक्टीरियोसिन्स और स्पैलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन, तो दीज आर द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। नेक्स्ट है आपका कॉजिंग सेल मेम्ब्रेन लीकेज। मीन्स ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी उसमें क्या करेंगे, ये एक तरह से उसको लीक आउट कर देंगे। मतलब ये किसी ना किसी मैकेनिज्म के थ्रू सेल के अंदर जाएंगे और फिर क्या करेंगे, या फिर इंटरनली या फिर एक्सटर्नली क्या करेंगे, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी उसकी लीकेज कर देंगे। और जैसे ही उसकी लीकेज होगी तो क्या होगा, आपकी जो साइटोप्लाज्मिक, जो सेल का अंदर का जो मटेरियल जितना भी है वो सारा लीक आउट कर जाएगा बाहर की साइड, और उससे क्या हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। तो इसमें मैंने अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड किया। जैसे पॉलीपेप्टाइड्स में आपका बेसिट्रासिन्स हो गया, पॉलीमिक्सिन हो गया, सिलेस्टिन्स हो गए, और पॉलीन्स में एम्फोटेरिसिन बी और नाइस्टेटिन हो गया। ठीक है, तो दीज आर द एजेंट्स विच आर कॉजिंग सेल मेम्ब्रेन लीकेज, और उससे क्या होगा, आपका जो पैथोजेंस होगा किल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। मीन्स प्रोटीन आपका किसी भी सेल का एक इसेंशियल पार्ट होता है, तो ये क्या कर देंगे, सेल वॉल को जो आपकी प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस होगी उसी को ही डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसमें दो तरह के आते हैं आपके, 30S इनहिबिटर और नेक्स्ट आपका 50S इनहिबिटर। तो दोनों में अलग अलग क्लासिफिकेशन है। ये 30S को इनहिबिट करता है और ये 50S को इनहिबिट करेगा। 30S में आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है और टेट्रासाइक्लिन्स है। अमाइनोग्लाइकोसाइड आपका बैक्टीरियोसाइडल है, टेट्रासाइक्लिन आपका बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन है। तो 50S इनहिबिटर में आपका क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन और स्ट्रेप्टोगैमिन्स, दीज आर द एजेंट्स विच आर 50S इनहिबिटर। मतलब इनका काम क्या रहेगा, मेनली प्रोटीन्स को ही, प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसी को ही बिगाड़ देते हैं ये, और उससे क्या होगा, आपकी जो प्रोटीन मैंने पहले बताया एक बेसिक कंपोनेंट है किसी भी सेल का, तो अगर प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो आपकी सेल का जो स्ट्रक्चर है, इंटीग्रिटी, वही बिगड़ जाएगी और एट लास्ट क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरफेयरिंग डीएनए सिंथेसिस। इसमें जिडोविडीन, आइडोक्सिडोडिन और साइक्लोविर, मतलब ये जो डीएनए होगा, डीएनए की जो सिंथेसिस है, प्रॉपर सिंथेसिस हो रही है, वो उसी को ही बिगाड़ देगा। और आपको पता होगा जो डीएनए वो अगर ये प्रॉपरली इसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो ऑब्वियसली ये कि आप जो एक सेल है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, और वीक होती जाएगी और एटलीस्ट आपकी मर जाएगी। तो इस तरह से ये काम कर रहे होते हैं, डीएनए के साथ ये थोड़ी छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। जैसे एसाइक्लोविर, आइडोक्सिडोडिन, दीज आर द एंटीवायरल ड्रग्स। अगर आप एसाइक्लोविर को देखोगे तो ये दीज आर द एंटीवायरल ड्रग्स, तो ये वायरस को इस तरह से किल कर रही होती हैं। फिर आपका इंटरफेयरिंग डीएनए फंक्शन, मीन्स आपकी कोई ना कोई, जैसे डीएनए का कोई फंक्शन है, मेन फंक्शन, उसी को बिगाड़ देती हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है मेट्रोनिडाजोल्स है, नॉरफ्लॉक्सासिन, रिफैम्पिसिन है। तो अगर मैं रिफैम्पिसिन का मैं एग्जांपल लेकर चलूँ तो ये आपकी एंटी टीबी ड्रग्स है, टीबी में यूज़ होती है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने, इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसी को ही इनहिबिट कर देती है। तो इससे क्या होगा, आप आरएनए सिंथेसिस इज रिड्यूस, आरएनए की सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। इनका कहने का मतलब क्या है कि डीएनए के जो प्रॉपर फंक्शंस है उसका कोई एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है ना, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ भी है, उसको ही ये टारगेट कर रहे होते हैं। और उससे आप क्या होता है, आरएनए सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगी। और अगर आरएनए प्रॉपरली सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो लास्ट में क्या होगा, प्रोटीन ही नहीं बन पाएंगे, तो इससे आपकी सेल की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से कुछ काम कर रहे होते हैं आपके एंटीबायोटिक्स। फिर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है डीएनए गायरेज इनहिबिटर, मतलब डीएनए गायरेज को ये इनहिबिट कर रहा होता है। इसमें क्यूनोलोन आती है ड्रग्स। वैसे आपका मिसलीडिंग ऑफ एमआरएनए कोड, इसमें एमाइनोग्लाइकोसाइड्स आता है। एमआरएनए कोड को ही ये मिसरीड कर देता है, उसकी रीडिंग ही नहीं होने देता, और उससे क्या होता है, आपका एक स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती प्रॉपरली वो नहीं हो पाती, पॉलीपेप्टाइड्स ही नहीं बन पाते, और अल्टीमेटली डेथ हो जाती सेल की। फिर आपका इंटरफेयरिंग विद इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, मीन्स कोई एक ऐसी चीज़ उसी कोई मेटाबॉलिज्म है प्रॉपर जो सेल का है, उसके अंदर कोई पाथवे है, तो ये इसी को ही इनहिबिट कर देती है। उसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे इथाम्ब्यूटोल, पैरामेथामाइड है, अमाइन है, और सल्फोनामाइड है। ये सब
ये सब क्या करती हैं, कोई जैसे इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, सल्फोनामाइड। ये क्या करता है, जो फॉलिक एसिड बन रहा होता है ना आपका, उसको ही नहीं बनने देता है सेल के अंदर, एक बेसिक पाथ है उसी को ही इनहिबिट कर देता है, मेटाबॉलिक पाथ, और उससे क्या होता है, सेल की डेथ हो जाती है एट लास्ट। फिर है बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने इसको डिवाइड किया है अमीनो ग्लाइकोसाइड में, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, मैक्रोलाइड, इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन रिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे, और स्ट्रेप्टोमाइसिन देखो यहाँ पे आपको अमाइनो शुगर मोइटी मिलेगी साथ में, और एक ऐसा चेयर टाइप, बोर्ड टाइप एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको यहाँ पे। नाइट्रोबेंजीन में इस तरह की रिंग मिलेगी आपको, उसमें एग्जांपल है क्लोरोफेनिकॉल। नाइट्रोफ्यूरॉन्स में नाइट्रोफ्रेंटोइन है, इसमें देखो इस तरह का रिंग मिलेगी आपको। नाइट्रोइमिडाजोल में इस तरह की रिंग दिखेगी आपको, है ना। इमिडाजोल डेरिवेटिव मतलब इमिडाजोल रिंग होगी यहाँ पे। निकोटिनिक एसिड में इस तरह की रिंग होगी। तो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका हो कि ये क्या है, कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर बेसिक यूनिट कौन सी है। जैसे मैंने यहाँ पे मैक्रोलाइड में बताया आपको, इस तरह की रिंग होगी एक, अमीनो ग्लाइकोसाइड में इस तरह की रिंग होगी, प्लस आपका शुगर मोइटी होगी साथ में। नाइट्रोबेंजीन में इस तरह की रिंग होगी। तो दीज आर द सम एंटीबायोटिक्स विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। वैसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बेस पे यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे पॉलीपेप्टाइड्स में फर्दर मैंने यहाँ पे पॉलीमिक्सिन बी का एग्जांपल दिया। टेट्रासाइक्लिन में आपका ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मतलब 4 रिंग होगी, 1 2 3 4 इस तरह से। बीटा लैक्टाम में इस तरह की रिंग होगी, इसमें पेंसिलिन एक एग्जांपल है। सल्फोनामाइड में इस तरह की रिंग होगी, इसमें सल्फोनामाइड डेप्सोन आ गया। तो दीज आर द ड्रग्स विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। फिर एक और क्लास है यहाँ पे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्शन, कि एक्शन किस तरह का है, स्टैटिक है कि साइडल है, मतलब वो रोक रहा है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कि उसको किल कर रहा है। उसमें क्लोरेम्फेनिकोल, लिंकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, नाइट्रोफ्यूरॉन्स, है ना। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शंस। तो ये क्या करेंगे, रोकेंगे उसको मतलब उनको रोकेंगे, ना कि उनको किल करेंगे। तो यहाँ पे एक और क्लास यहाँ पे लिखा मैंने बैक्टीरिसाइडल, मतलब ये क्या करेंगे, इनका एक्शन क्या रहेगा, साइडल एक्शन, मारने का काम करेंगे। उसमें पेंसिलिन, स्पैलोस्पोरिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, रिफैम्पिसिन्स, तो ये इनका साइडल एक्शन होगा यहाँ। फिर है यहाँ पे एक और कैटेगरी आपकी बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। स्पेक्ट्रम कैसा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये मैक्सिमम जो आपके पैथोजेंस होंगे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इन केस में सबसे इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या रहेगा, कि मैं मैक्सिमम कितना मार सकते हैं किसी चीज़ को। तो यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपकी टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेम्फेनिकोल आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आते हैं। मतलब ये मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि सभी को ही किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम में मतलब इनकी थोड़ी एक्टिविटी कम रहेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। जैसे मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ये सभी के लिए काम कर रहे हैं, तो इनकी थोड़ी नैरो एक्टिविटी होती है। तो उसमें आपकी पेंसिलिन जी, इरिथ्रोमाइसिन, स्पैलोस्पोरिन, दीज आर कम्स अंडर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फिर आपका बेस्ड ऑन शेयर सोर्स, कि आपको मिल कहाँ से रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने फंजाई से आपकी पेंसिलिन, स्पैलोस्पोरिन, ग्रासिफुलविन, ये मिल रही है आपको ड्रग। मतलब आपको ये मिल कहाँ से रहेगी ड्रग, तो बेसिक सोर्स होते हैं फंजाई, एक्टिनोमाइसिस, बैक्टीरियल, मतलब फंजाई से, बैक्टीरिया से, किसी भी एक्टिनोमाइसिटी से हमारे को ये ड्रग्स मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे फंजाई में मैंने बता दिया, पेंसिलिन, स्पैलोस्पोरिन हमारे को फंजाई से मिलती हैं। वैसे ही एक्टिनोमाइसिटी से पॉलिन्स, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, क्लोरेम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, ये हमारे को एक्टिनोमाइसिटीज से ही मिल रही होती हैं ड्रग। वैसे आपकी बैक्टीरियल, बेसिट्रासिन, पॉलीमिक्सिन बी, जिट्रोनाम, कोलेस्टिन, these are the examples which are derived these are the example of drugs which are derived from बैक्टीरिया से मिल रही होती है, हमारे सोर्स इसका बैक्टीरिया। फिर है आपका एक और इंपॉर्टेंट क्लास में यहाँ पे डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी होती है डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोरेम्फेनिकोल हमारे डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से मिल रही होती है। फिर 8 लास्ट जो आपकी है, लास्ट पेज है, इसमें मैंने यहाँ पे ऑन द बेसिस जो मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई थी कि ये कैसे काम कर रहे होते हैं, मैकेनिज्म थोड़ा सा मैंने बताया भी था। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रीफ बनाया है कि कैसे ही काम कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इनका जो इनिबिशन रहेगा ना,
तो यहाँ पे इनहिबिट कर रही है, इनहिबिट इस तरह से कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो डीएनए सुपर क्वेल से आपका डीएनए रिलीज होता है, फिर एमआरएनए, फिर ये 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, फिर 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पेप्टाइड एलोंगेशन। मतलब ये प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ये स्टेप है। तो ये क्या करेंगे, ये जो ड्रग्स है ना बीच में, जैसे क्यूनोलोन है, तो ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर रही है। मतलब मैंने यहाँ पे हर एक ड्रग का एक मैकेनिज्म लिखा है, वो एक पर्टिकुलर एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। मतलब अल्टीमेटली आपकी प्रोटीन की जो सिंथेसिस हो रही है ना, एक प्रॉपर पेप्टाइड के बाद प्रोटीन ही बन रहे हैं ना फर्दर, तो इनको रोकेगा ये। या तो कहीं किसी एंजाइम को इनहिबिट करेगा, डीएनए को टारगेट करेगा, या किसी एंजाइम को टारगेट करेगा। तो मैंने यहाँ पे ये सब मेंशन किया है। तो जैसे क्यूनोलोन है, क्यूनोलोन डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है, रिफैम्पिसिन आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, वैसे टेट्रासाइक्लिन 30S सब यूनिट को इनहिबिट कर रहा होता है। अमाइनो ग्लाइक एसिड आपका 50S सब यूनिट को ब्लॉक कर रहा होता है। वैसे आपका क्लोराम्फेनिकोल ये पेप्टाइड ट्रांसफरेज होता है, इसको ब्लॉक कर रहा होता है। और इरिथ्रोमाइसिन्स जो आपके फर्दर होते हैं, जैसे इरिथ्रोमाइसिन्स और आपका क्लिंडामाइसिन्स, ये क्या करेंगी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और जो इलोंगेशन हो रही है ना उसको ही ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह से ये हर एक स्टेप में एक जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स है वो किसी चीज़ को इनहिबिट कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दूँ आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, कॉपी डीएनए सीक्वेंस इनटू आरएनए सीक्वेंस। मतलब एक हर एंजाइम का एक अलग रोल है, हर चीज़ का एक अलग रोल है। जैसे पेप्टाइड ट्रांसफरेज, मतलब एक लंबी चेन बनाने के लिए हेल्प कर रहा है ये एंजाइम। तो यहाँ पे ये जो एंटीबायोटिक्स हैं एक पर्टिकुलर स्टेप को ब्लॉक कर देंगे, और उससे क्या होगा, आपका जो मेन चीज़ है ना, प्रोटीन या कुछ भी बन रहा है वही नहीं बन पाएगा। और वो नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। और इस तरह से ये पैथोजन के अगेंस्ट ये काम कर रहे होते हैं आपके एंटीबायोटिक्स। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि ये जनरल जो प्रिंसिपल हैं एंटीबायोटिक्स के, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। तो इस वीडियो में इतना ही है कि कैसे आपके एंटीबायोटिक्स काम कर रहे होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनके स्पेक्ट्रम्स क्या है, और वो किस स्टेप को कहाँ पे इनहिबिट कर रहे होते हैं। बाकी जो हम हर एंटीबायोटिक्स का अलग से पढ़ेंगे डिटेल में, ये तो सिर्फ आपके जनरल प्रिंसिपल है कीमोथेरेपी के। उसमें बस थोड़ी बहुत जो मैंने आपको एंटीबायोटिक्स यहाँ पे डिस्कस की है, तो और उनके जो स्ट्रक्चर हैं, मैकेनिज़्म है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।